be expressed in terms of various mass can be expressed in terms of atomic mass unit or kg or you can say MeV by c square. तो लास्ट क्लास में हमने इनमें रिलेशन देखा था 1 AMU is equal to how much kg 1.91 अच्छा 1.67 into 10 power minus एक्सक्यूज मी म्यूट कर लो। हाँ देखो ऐसा है कि मैं समझ रहा हूँ कि जब भी क्वेश्चन पूछना हो तब आप अनम्यूट करो, है ना। तो उसमें क्या होता है कि अगर 2-3 भी बोलेंगे या बैकग्राउंड आवाज आएगी तो शायद प्रॉब्लम होगी, है ना। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, तो आप म्यूट करके अपने मन में कह सकते हो और जब भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। तो यहाँ पे 1 AMU है 1.66 10 रेज़ टू पावर। हाँ, लेकिन मैं अगर पूछूं आपसे मालूम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसका आंसर क्या होगा, तब आप रेस्पॉन्स कर सकते हो। तो 1 AMU इक्वल टू 1.66 10 रेज़ टू पावर माइनस 27 kg। उसके बाद हमने कहा कि अगर इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दें इन एनर्जी यूनिट्स, सो 1 AMU इंटू c स्क्वायर, इसको हमने निकाला था तो ये आया था 931.5 MeV। या हम कह सकते हैं 1 AMU इज इक्वल टू 931.5 MeV बाई c स्क्वायर। अब हम बात करेंगे रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की। रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर ये वीडियो ऑफ करवा दीजिए प्रिया नाम। आप लोग अपनी वीडियो भी ऑफ कर देंगे, है ना, जो भी जिसकी भी वीडियो ऑन है। या मेरा सजेशन ये है कि आप लोग स्क्रीन देखें, वीडियो देख ही क्यों रहे हैं, है ना। अब क्या प्रॉब्लम है कि कौन क्या कर रहा है, इतना सारा सब लोग अपने आप कंट्रोल में आ जाता है ये स्क्रीन में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो किसी भी वीडियो ऑन करता है तब एकदम से आ जाता है बीच। ठीक है। तो मेरा यहाँ पर रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग वीडियो भी ऑफ रखें। तो यहाँ पे देखो रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का रेस्ट मास इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें बाइंडिंग एनर्जी में इनकी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले रेस्ट मास इन टर्म्स ऑफ केजी, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, केजी में आपको पता है 9.1 10 रेज़ टू पावर माइनस 31 kg होता है। अब अगर आप इसे एटॉमिक मास यूनिट पे कन्वर्ट करें तो इसकी वैल्यू हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि केजी और एटॉमिक मास यूनिट में क्या रिलेशन है। तो 9.1 10 रेज़ टू पावर माइनस 31 और इसको डिवाइड कर देंगे 1.66 10 रेज़ टू पावर माइनस 27। तो ये वैल्यू आएगी आपकी एटॉमिक मास यूनिट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ME इज इक्वल टू 0.000548 एटॉमिक मास यूनिट। उसके बाद अगर हम बात करें MeV बाई c स्क्वायर की यूनिट्स में, तो इसको हमें पता है कि 1 MeV इक्वलेंट 931.5 है। तो इसी एटॉमिक मास यूनिट में 931.5 की मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमें पता है 1 के करस्पॉन्डिंग 931.5 है, तो 0.000548 के करस्पॉन्डिंग 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपका जो आंसर है वो MeV बाई c स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये वैल्यू आएगी, ये भी आपने पढ़ रखा होगा या पढ़ लोगे, तो क्वांटम में भी इसका यूज होता है बार बार। तो इसका आंसर आएगा 0.511 MeV बाई c स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं, इसे आप साथ साथ नोट करते रहो क्योंकि हम इतने फास्ट भी नहीं चल रहे कि आप इसे ना लिख पाओ, क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा तो फिर आप कहोगे कि प्रीवियस स्लाइड दिखाना है ना। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये गलती से स्लाइड नंबर 30 दिख रही है ना, तो ये गलती, ये लास्ट स्लाइड दिख रही है। तो अब मैं यहाँ पे जो पेज नंबर भी लिखे हुए नीचे, तो इसमें जो है जिस पेज नंबर में आपको क्वेश्चन पूछना है वो लास्ट में आप पूछ सकते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चला हूँ, तो स्लाइड नंबर 2 पे, स्लाइड नंबर 2। तो अब हमें करना है रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन केजी में होता है 1.67265 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 27 kg। अगर हम अब मैं यूनिट्स में चेंज नहीं करूंगा, आप अपने आप कर लेना। इस तरफ मैं लिख रहा हूँ रेस्ट मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो स्लाइटली ग्रेटर देन रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन होता है। तो अगर हम न्यूट्रॉन के मास की बात करें, ये आएगा 1.67495 10 रेज़ टू पावर माइनस 27 kg। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो थर्ड डेसिमल प्लेस है वहां पे जाके आपका चेंज आया है। तो 1.67 तक सेम है और उसके बाद 672 और 674 ये डिफरेंस है। और हमें पता है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है ऑलमोस्ट 1.66 10 टू पावर माइनस 27 kg। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो ऑलमोस्ट 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है। ठीक है।
ऑलमोस्ट। तो एक इनमें 1.67 है जबकि एटॉमिक मास यूनिट में 1.66 है। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारे कोई भी न्यूक्लियाई है, अगर उसमें ए न्यूक्लियॉन्स है तो उसका जो एटॉमिक मास होगा वो ऑलमोस्ट मास नंबर के आसपास होगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू मास नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि जितने न्यूक्लियॉन्स उतना ही उसका एटॉमिक मास यूनिट में एटॉमिक मास होगा। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली तो जो है एक्सपेरिमेंट से निकलेगा। उसके बाद अब हम इनका मास निकाले लिखें एटॉमिक मास यूनिट में। तो एटॉमिक मास यूनिट में आएगा 1.00, इसे आप चेंज कर लेना, 1.00727647 एटॉमिक मास यूनिट में। और यहाँ पे न्यूट्रॉन का मास है 1.008665 एटॉमिक मास यूनिट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 72 है जबकि वहां पे 86 है। और मैं आपको चीज बता दूं, मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट 1836 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1839 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हम बात करेंगे एमईवी बाई सी स्क्वायर में। तो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 938.2805 एमईवी बाई सी स्क्वायर, जबकि मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 939.57077 एमईवी बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो मास ऑफ प्रोटॉन की बात हो रही है क्योंकि आपके न्यूमेरिकल्स में एटॉमिक मास यूनिट पे ज्यादा देते हैं, तो एक तो ये हमें ध्यान रखना है, ये 1.0072 और एक ये हो गया 1.008665। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन की बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि मास ऑफ प्रोटॉन कहो या मास ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस कहो, एक ही बात है। अब हम बात करेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन एटम की। तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम की वैल्यू कितनी होगी? ये एटॉमिक मास है जबकि प्रोटॉन है न्यूक्लियर मास। तो हाइड्रोजन एटम का मास होगा 1.0078। तो आप बस इतना याद रखें। तो कहने का मतलब यह है कि मैंने आपसे कहा था कि जो एस्ट्रॉन है उन्होंने जो स्पेक्ट्रोमीटर बनाया था, मास स्पेक्ट्रोमीटर, उससे एटॉमिक मासेस निकलते हैं एक्यूरेटली, न्यूक्लियर मास नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि जो आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे, न्यूमेरिकल्स में 99% ऑफ द टाइम एटॉमिक मासेस गिवन होंगे, ना कि न्यूक्लियर मास। तो अगर आपका हाइड्रोजन एटम का मास भी हाइड्रोजन मास गिवन है, उसका मतलब ये आपको ये देखना है, देखो यहाँ पे 7.2 है जबकि यहाँ पे 7.8 है। तो 8 को देख कर ये दिखेगा आपको कि आपको एटॉमिक मास गिवन है। और आपको ये भी दिख रहा है कि मास ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम से भी ज्यादा है, प्रोटॉन से तो ज्यादा ही, हाइड्रोजन एटम के मास से भी ज्यादा है। और हाइड्रोजन एटम में क्या हो गया, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन का मास भी ऐड हो गया और साथ में। तो अब मैं जरा आपको ये बता दूं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास एंड न्यूक्लियर मास। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। सर ये कैपिटल एम होगा ना हाइड्रोजन एटम में? देखो ये अभी तक सिर्फ एक क्वेश्चन तो आया कि अभी तक कितना पढ़ा दिया, तो अभी सिर्फ इतना ही कराया। एक तो रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक ये नेक्स्ट स्लाइड है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दूसरा आपने कहा कि कैपिटल, देखो ये हमारे ऊपर है कि हम कौन सी नोटेशन यूज करें। यहाँ पे मैं नोटेशन एम एच एटम लिख रहा हूँ, या इसकी जगह आप लिख सकते हो कैपिटल एम एच। ये आपकी नोटेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इससे पहली स्लाइड, यस सर, एक मिनट इससे पहली स्लाइड ये है इससे पहली स्लाइड। यहाँ पे अभी तक हमने केवल रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग बाई चांस लेट जुड़ते हैं तो फिर उनको हम सभी स्लाइड्स नहीं दिखा पाएंगे। ये तो खैर अभी एक ही स्लाइड निकली है इसलिए दिखा दी है। ठीक है, तो इसमें यही कोशिश करो कि आप टाइम पे जोड़ो। तो ये है बस रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये केजी में, एटॉमिक मास यूनिट में और एमईवी बाई सी स्क्वायर। ठीक है, आगे चले अब। यस सर। सर रेस्ट मास का मतलब यही होता है ना कि जब रेस्ट पर होता मास क्या है? हाँ, जब रेस्ट पे हो। ठीक है। उसके बाद हाँ, तो मैंने कहा आपसे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास एंड न्यूक्लियर मास। तो एटॉमिक मास को लेट से हम एम ए से डिनोट कर रहे हैं और न्यूक्लियर मास को एम एन से डिनोट कर रहे हैं। तो आपको पता है कि अगर कोई न्यूक्लियस है तो ये तो हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अगर ये न्यूक्लियस है जिसमें जेड प्रोटॉन और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन है, तो उसके एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें ये कहना चाह रहा हूं मैं कि एटॉमिक मास क्या होना चाहिए? एटॉमिक मास शुड बी इक्वल टू न्यूक्लियर मास प्लस जेड टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हो गया। लेकिन केवल इतना ही नहीं है, इसमें साथ में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो भी बाउंड है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी है। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बाइंडिंग एनर्जी माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अपॉन सी स्क्वायर। तो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन तो ये आएगा, बाइंडिंग एनर्जी इसमें इन्वॉल्व होगी, लेकिन बट बाइंडिंग एनर्जी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड कैन बी नेग्लेक्टेड बिकॉज द मासेस आर इन एमईवी
और आपको पता है कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मास कितना है? अगर एमईवी बात करें तो 938 और 939 है, जो कि ऑलमोस्ट 1000 एमईवी है। तो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले बहुत ज्यादा है, तो हम बाइंडिंग एनर्जी को नेगलेक्ट कर सकते हैं। और अब यहाँ से हम आगे से ये कह सकते हैं कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू न्यूक्लियर मास प्लस जेड टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एटॉमिक मास में इलेक्ट्रॉन्स का मास भी इन्वॉल्व हो गया। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारा एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में क्या रिलेशन है? तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। आपको मेरी साउंड क्लियर आ रही है सबको? यस सर। अच्छा अच्छा, Yes, तो हाँ ठीक है। कुछ लोगों को नहीं आ रही है, हो सकता है उनकी नेटवर्क प्रॉब्लम हो। सर हमारा पी क्या है? क्या चीज? पी क्या है? पी का मतलब है जेड प्रोटॉन्स और एन थोड़ा सा एक बार वापस समझा देंगे क्या चीज? ये अभी एटॉमिक मास एंड न्यूक्लियर मास वाला कंसेप्ट। देखिए सिंपल सी बात है कि आप जो है वेट, आप जो है एक तरह से इसका मास निकाल रहे हैं, ठीक है? तो मास निकाल रहे हैं, तो अगर केवल न्यूक्लियस का मास निकाल रहे हैं तो उसे हम कहेंगे न्यूक्लियर मास। अगर आप एटॉमिक का मास, पूरे एटम का मास निकाल रहे हैं, तो उसमें एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व हो गए। तो हमने एटॉमिक मास को निकालने के लिए न्यूक्लियर मास में मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया। तो एमई का मतलब मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, और उसमें जेड की मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि आपके एटम में जेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जितने उसमें प्रोटॉन होते हैं। लेकिन इतना ही फॉर्मूला नहीं है, साथ में बाइंडिंग एनर्जी भी इन्वॉल्व होती है। इसको मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, मान लो ये अभी इसकी जगह हाइड्रोजन एटम समझाऊंगा आपको। हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम में होता क्या है? एक प्रोटॉन होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका जो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होगा, NH एटॉमिक मास, वो किसके बराबर होगा? एक तो मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर, एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। लेकिन इलेक्ट्रॉन भी बाउंड है, और इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी होगी, इसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो इतनी पॉजिटिव होगी इसे अनबाउंड करने के लिए, इसे आयनाइज करने के लिए। तो यहाँ पे माइनस बाइंडिंग एनर्जी बाई C² भी आएगा, ठीक है? तो ये शायद तब समझ में आया आपको जब हम बाइंडिंग एनर्जी पढ़ लेंगे। बाइंडिंग एनर्जी में क्या होता है? मास डिफेक्ट इनटू C²। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं, जो कंबाइंड मास ऑफ द सिस्टम है, जैसे यहाँ पे कंबाइंड मास ऑफ द एटम है, वो कम होगा एज कंपेयर टू द सेपरेट मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? तो क्योंकि जब आप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को अलग अलग कर दोगे तो वो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, उसका मास बढ़ जाएगा। या यहाँ से हम कह सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू MP प्लस ME माइनस कंबाइंड एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू C²। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि जो आपके अलग अलग मासेस है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के, वो दोनों सेपरेट मासेस कंबाइंड मास ऑफ हाइड्रोजन एटम से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि जब आप हाइड्रोजन एटम को अलग अलग करोगे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में, तो ये आपका अनस्टेबल सिस्टम है। अनस्टेबल सिस्टम का मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा है। अगर एनर्जी ज्यादा है उसका मतलब उसका मास ज्यादा है, ठीक है? और जबकि ये स्टेबल है एज कम्पेयर टू सेपरेट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसका मतलब इनकी एनर्जी कम है और इसका एनर्जी कम है और इसका मास कम है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी कंसेप्ट क्या आया? मास डिफेक्ट इनटू C²। व्हाट इज मास डिफेक्ट? मास डिफेक्ट का मतलब जब आप प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, जब आपने सिस्टम में सभी न्यूक्लियन, सभी पार्टिकल्स को अलग अलग कर दिया, तो उनका जो अलग अलग मास होगा, सेपरेट मासेस, वो सिस्टम अनस्टेबल है, वो मास ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द कंबाइंड मास ऑफ द सिस्टम व्हिच इन दिस केस इज हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी आया। इसी तरह से हम ये कह रहे हैं कि जब आप अलग अलग मास इलेक्ट्रॉन का और पूरे न्यूक्लियस का मास ऐड करोगे, तो वो अलग अलग मासेस कंबाइंड मास ऑफ द एटम से ज्यादा होंगे। तो इस डिफरेंस को कहेंगे मास डिफेक्ट। उसमें C² मल्टीप्लाई कर दो तो वो भी बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन बाइंडिंग एनर्जी एज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज नेग्लिजिबल, उसे हमने नेगलेक्ट कर दिया। तो फिर एटॉमिक मास हो गया न्यूक्लियर मास प्लस जेड टाइम्स द मास ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। अब हम आगे चल रहे हैं। अब हम बात करेंगे एटॉमिक मास और एटॉमिक, हाँ सर ये जो E की वैल्यू है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कहां से आई है? देखो ये बात ये है कि ये हाइड्रोजन एटम में आप पढ़ते हैं, हाइड्रोजन एटम का फॉर्मूला होता है, तो वो एटॉमिक में पढ़ाया जाएगा आपको। और लेकिन ये आपको पता होना चाहिए था, मैं समझ रहा हूँ। हाइड्रोजन एटम में जो लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, पीफर जो सीरीज होती है, वो आपने पढ़ी होगी BSc में भी, और मेरे ख्याल से मॉडर्न फिजिक्स में 12th में सर भी। पढ़ा दिया गया है ये तो। हाँ, तो ये वही है ये एनर्जी। सर वो से भी इतनी आती है, सही है। तो ये n इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट में इतनी आती है। अब हम आगे चल रहे हैं, ठीक है? तो अब हमें बात करनी है एटॉमिक मास। अच्छा वो क्या था, जेड की सी है ना पावर पीछे, क्या चीज? पीछे जो था जेड से अनम्यूटेड रखते हैं। देखिए आपके जो पर्सनल क्वेश्चन है ना, मैं समझ रहा हूँ सबसे लास्ट में करेंगे। इस तरह से क्या होगा कि हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है? तो जो भी पर्सनल क्वेश्चन है वो आप जो है बाद में पूछना। आप तो एटॉमिक म्यूट कर दीजिए, आप सबको म्यूट कर दीजिए, बाद में आप ओपन करना। ये बात भी ठीक कह रहे हैं। मैं अब जो है म्यूट कर रहा हूँ, और अब आप अनम्यूट हो नहीं पाएंगे जब तक मैं अलाउ ना करूँ, ठीक है? तो
एंड एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट इन जनरल हम न्यूक्लियर फिजिक्स में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एटॉमिक वेट आप इन जनरल केमिस्ट्री में पढ़ते हो। तो वैसे एटॉमिक वेट होता क्या है, तो सबसे पहले मैं आपकी बात करूं तो हमने ये कहा था कि जो एस्ट्रॉन ने मास स्पेक्ट्रोग्राफ या मास स्पेक्ट्रोमीटर डिजाइन किया था, उससे हम क्या निकालते हैं, गिव्स एटॉमिक मासेस। उसके बाद हमने कहा कि एटॉमिक masses are approximately equal to their mass numbers। वो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अगर मान लो आपके पास ए न्यूक्लियॉन्स है, तो मैंने अभी बताया था कि हर एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो मास है वो ऑलमोस्ट 1 AMU है। तो इसीलिए इसमें इसका जो एटॉमिक मास होगा एक्स का, उसमें AMU हो जाएगा, ऑलमोस्ट एटॉमिक मास, ऑलमोस्ट मास नंबर के बराबर। ठीक है, जैसे मान लो हाइड्रोजन H1 है, तो उसका एटॉमिक मास होगा 1.00 समथिंग, अभी मैं लिखा भी था 1.0078, तो ऑलमोस्ट 1 के आसपास। लेकिन अब हम बात करेंगे कि हर एक एलिमेंट में वेरियस आइसोटोप्स होते हैं। ईच एलिमेंट हैज वेरियस आइसोटोप्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मासेस। तो क्योंकि आइसोटोप्स में क्या होगा, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे, 1H1 1H2 1H3। मान लो हाइड्रोजन एटम का हमने आइसोटोप लिया, तो 1H1 में केवल एक ही प्रोटॉन है, तो उसका एटॉमिक मास ऑलमोस्ट 1.00 समथिंग आएगा। 1H2 में 2.0 समथिंग आएगा, और 1H3 में 3.00 समथिंग, क्योंकि उसमें 3 न्यूक्लियॉन्स हैं। इसका मतलब हर एक आइसोटोप का जो एटॉमिक मास होगा वो डिफरेंट होगा। अब हम आगे बात कर रहे हैं, बट ईच आइसोटोप हैज डिफरेंट परसेंटेज ऑफ रिलेटिव अबंडेंस इन नेचर। ठीक है, तो रिलेटिव अबंडेंस की बात करें तो यहां पे हम बात करेंगे हाइड्रोजन एटम की, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ हाइड्रोजन आइसोटोप्स इन परसेंटेज। तो रिलेटिव अबंडेंस का मतलब यह है कि आपका जो हाइड्रोजन नेचर में, मान लो वाटर में है, H2O में, ठीक है, या कहीं और है जिसमें भी H इन्वॉल्व है, तो उन सबको हम, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि आपका H1 आपका हो सकता है H1O2 हो, आपका H2O2 हो, आपका H3O2 हो। तो H2O2 को हम कहते हैं हैवी वाटर, D2O। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि नेचर में हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं उसका रिलेटिव अबंडेंस कितनी है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं सिंबल, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे इनके एटॉमिक मास, यहाँ पे हम लिखेंगे रिलेटिव अबंडेंस इन परसेंटेज, और लास्ट में वी विल राइट एटॉमिक वेट। वन H1 का एटॉमिक वेट होगा ऑलमोस्ट इट्स मास नंबर के बराबर, तो 1.0078। 1H2 का, मैं अभी रिलेटिव अबंडेंस पे आ रहा हूँ, ठीक है, 1H2 का होगा 2.014, क्योंकि इसमें 2 न्यूक्लियॉन्स हैं, तो ऑलमोस्ट 2 एटॉमिक मास यूनिट आपका मास होगा। और 1H3 में होगा 3.016, क्योंकि इसमें 3 न्यूक्लियॉन्स हैं, तो उनका एटॉमिक मास ऑलमोस्ट 3 AMU के आसपास होगा। अब रिलेटिव अबंडेंस क्या है कि नेचर में जो 1H1 वाला जो आइसोटोप है वो सबसे ज्यादा है, और वो कितना है, 99.98% आपको नेचर में 1H1 मिलेगा, और जो दूसरे आइसोटोप्स हैं वो बहुत कम मिलेंगे, 0.0026 टू 0.0184%। तो इतना कम परसेंटेज आपका 1H2 का मिलेगा। और अगर बात करें 1H3 की, तो वेरी स्मॉल ट्रेसेस, ये सबसे कम है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं? एटॉमिक वेट सभी किसी भी एलिमेंट का, सभी आइसोटोप्स का एवरेज कर देते हैं, वेटेड एवरेज। तो व्हाट इज एटॉमिक वेट? एटॉमिक वेट इज वेटेड एवरेज। कहने का मतलब यह है कि एटॉमिक वेट एक एलिमेंट का सभी आइसोटोप्स के लिए सेम होगा, क्योंकि वो सभी आइसोटोप्स का एक एवरेज है। But atomic mass will be different for different isotopes. Atomic weight will be same for all the isotopes of the same element, because atomic weight is weighted average. तो अगर हम weighted average करेंगे 1H1, 1H2, 1H3 के मासेस का, तो जो एवरेज होगा वो किसका ज्यादा होगा, मतलब कहाँ कितना आएगा, वो एवरेज जो है 1H1 का जितना मास है उतना आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा रिलेटिव अबंडेंस में आपका क्या है, 1H1 है। तो इसे ऐसे माने किसी क्लास में मान लो मार्क्स मिले स्टूडेंट्स को, और ज्यादातर मार्क्स मान लो 60 और 70% के बीच में आए, लेकिन कुछ के मान लो 45 भी है, कुछ के 50 भी है, कुछ के 90% से ज्यादा भी है, पर क्योंकि ज्यादातर के 60 और 70 के बीच में आए, तो उन सबका एवरेज 60 और 70 के बीच में होगा। इसी तरह से हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 99.98% ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 1H1 एंड देयरफॉर इट्स एवरेज विल बी equal to the atomic mass of the 1H1.
तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक वेट? एटॉमिक वेट इज वेटेड एवरेज ऑफ मास ऑफ all atoms of an element in accordance to their relative abundance in nature. तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होगा? वो होगा 1.00780 होगा, सेम फॉर ऑल आइसोटोप्स। तो ये तो हो गया मास की बात। हमने यहाँ पे मास ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया, और एटॉमिक वेट और न्यूक्लियर वेट आपको जो है न्यूमेरिकल्स में हम यूज करेंगे बाइंडिंग एनर्जी में, क्यू वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन में, तो वहां पे इसका यूज होगा। और हमें एटॉमिक वेट्स सभी एलिमेंट्स के याद नहीं करते। हाइड्रोजन का तो हमें याद हो गया 1.078, बट बाकी सबके न्यूमेरिकल में देंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो हमारी है न्यूक्लियर साइज। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप साथ साथ लिखते रहना, और ये मत कहना कि लास्ट स्लाइड दिखाओ, क्योंकि हम बहुत तेज नहीं चल रहे हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड अब है न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज में हम बात करेंगे रेडियस की या वॉल्यूम की। तो ये हमें पता है कि जो न्यूक्लियर साइज है वो बहुत स्मॉल होता है। देखिए, जो आपने क्वेश्चन पूछा है रिलेटिव अबंडेंस का, जो थर्ड लाइन है, ईच आइसोटोप हैज डिफरेंट परसेंटेज रिलेटिव अबंडेंस इन नेचर। तो थर्ड लाइन का मतलब, थर्ड लाइन क्या है? थर्ड लाइन कौन सी आप पूछ रहे हो? एक तो ये थर्ड लाइन की ईच एलिमेंट हैज वेरियस आइसोटोप्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास डिफरेंट इसलिए होंगे क्योंकि इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स डिफरेंट है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन डिफरेंट है। तो जब आप किसी में कम है न्यूक्लियॉन्स, किसी में ज्यादा है, तो एटॉमिक मास डिफरेंट आएगा। और फोर्थ इसमें लाइन ये है कि ईच आइसोटोप हैज डिफरेंट परसेंटेज रिलेटिव अबंडेंस, यानी कि आपके नेचर में हाइड्रोजन के आइसोटोप्स भी हैं, तो H1 वाले हैं, H2 वाले, H3 वाले हैं। तो मैंने जैसे कहा कि मान लो वाटर है, तो ज्यादातर वाटर जो है आपका 1H1 वाला होगा, H2O, लेकिन हो सकता है H2O वाला भी हो, ठीक है, H2 रिएक्शन से बन जाता हो, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन से बन जाता हो, तो H2 जो है नेचर में बनता रहता है, H3 बनता रहता है, ठीक है। रिलेटिव अबंडेंस की वैल्यू एक्सपेरिमेंटल से आई है। इन्होंने जो है क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तो डिफरेंट सैंपल्स लिए हैं, और उसके बाद देखा कि आपका जो है और उसके डिफरेंट वो है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, जो हमारी टेक्निक्स है ना, उनसे निकाला है। तो डिफरेंट टेक्निक्स हो सकती है, उनके स्पेक्ट्रम निकाले, उनके एक्सआरडी किया, उनका सैम टाइम किया, तो बहुत सारी सब चीज करके अब तो खैर बहुत हम आगे बढ़ गए, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो पाए। पर पहले भी एस्ट्रॉन ने 1920 में एटॉमिक मासेस निकाल लिए थे, तो बहुत पहले आइसोटोप्स पता चल गया था कि इनका आइसोटोप्स है। आपको अब इसमें आप ये कह रहे हो कि हम फास्ट चल रहे हैं, ठीक है, तो मुझे लगता है कि हम फास्ट शायद नहीं चल रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है तो हम शुरू कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हमें बात करनी है न्यूक्लियर साइज की। तो साइज में मैंने आपसे हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा न्यूक्लियाई है वेरी स्मॉल साइज होता है उसका, तो उसको निकालना, उसका साइज को निकालना इतना आसान नहीं है। तो हम कह रहे हैं 10 वेरी डिफिकल्ट टू मेजर। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे इन्हें मेजर? तो उसके लिए वेरियस एक्सपेरिमेंट्स किए गए, और खास तौर से स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स, वेरियस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स वर परफॉर्म। तो हमारे पास मान लो कोई ये न्यूक्लियस है, अगर आपको इसकी प्रॉपर्टीज देखनी है, तो आप जो है इंसिडेंट प्रोबिंग पार्टिकल, आप प्रोबिंग पार्टिकल को इंसिडेंट करोगे, ठीक है। तो जो प्रोबिंग पार्टिकल होगा उसमें कुछ डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी। तो जब आपको प्रोब करना है, तो जो इंसिडेंट पार्टिकल हो सकता है वो आपका इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन एक्सेट्रा। तो डिफरेंट जो टाइप ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट साइज को प्रोब करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ डिफरेंट होगी। और हमें पता है कि अगर आपको स्टडी करनी है किसी पर्टिकुलर सैंपल की, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द प्रोबिंग पार्टिकल, ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस या साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी स्टडीड। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं द डी ब्रोगली wavelength of the
probing particle must be of the order of the object to be studied। तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है। तो इस तरह से हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो अब हमें ये पता है कि इनका ऑर्डर कितना होता है। तो एटॉमिक डायमेंशन कितनी होती है? एटॉमिक डायमेंशंस होती है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर्स, जबकि न्यूक्लियस एटॉमिक स्मॉल होता है। तो न्यूक्लियर डायमेंशंस होती है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 to 10⁻⁻14 मीटर्स। यानी कि जो न्यूक्लियर डायमेंशंस हैं आर एक्सप्रेस्ड इन फेम्टोमीटर्स। तो फेम्टोमीटर में एक्सप्रेस करते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं FM या सिंपल फर्मी। तो ये आपको पता है कि मिलीमीटर क्या होता है? 10⁻⁻3 मीटर्स के बराबर। माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर। देखिए यहाँ पे जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो डी ब्रोगली वेवलेंथ का, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ मान लो एक तो ये है और एक ही मान लो ये है, ठीक है। तो ये जो स्मॉल वाली डी ब्रोगली वेवलेंथ है, जिसका वेवलेंथ स्मॉल है, वो जो है स्मॉल एरिया प्रोब करेगी, और जो बड़ी वाली है जिसका वेवलेंथ बड़ी ज्यादा है, वो फिर इसे स्मॉल साइज को प्रोब नहीं कर पाएगा। वो जो है अपने जितना इसका वेवलेंथ है उतना ही बड़े साइज को प्रोब करेगा, ठीक है। तो हमें जो है डिफरेंट, और हम जो है डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट साइजेस के डिफरेंट पार्टिकल्स को इंसिडेंट करके वेरियस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, तब जाके हम जो है इसी तरह से सॉलिड स्टेट में जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि एक्सरे डिफ्रैक्शन जब आप पढ़ते हो तो वहां भी हम ये बात करते हैं कि एक्सरे डिफ्रैक्शन आप सभी रेज से नहीं कर सकते। एक्सरे डिफ्रैक्शन को करने के लिए एक्सरेज ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि एक्सरेज की जो वेवलेंथ होती है वो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती है, और जो आपका इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती है वो भी एंगस्ट्रॉम की होती है। तो उससे जो ज्यादा सुटेबल वो एक्सरेज होती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मिलीमीटर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, उसके बाद नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर्स, पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर्स, और लास्ट में हम बात करेंगे फेम्टोमीटर या फर्मी की, जो कि है 10⁻⁻15। तो हम न्यूक्लियर फिजिक्स में फेम्टोमीटर्स के टर्म्स में रेडियस को एक्सप्लेन या एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर रेडियस की। तो इसे आप लिख लो, हम आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब है हमारे पास न्यूक्लियर रेडियस। तो यहाँ पे सिंस देयर आर नो शार्प बाउंड्रीज फॉर द न्यूक्लियस, therefore to determine the radius we define nuclear density। तो हमारे पास मान लो ये न्यूक्लियस है जिसमें न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियॉन्स का मतलब न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ठीक है। तो इसकी साफ बाउंड्री नहीं है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हमारा जो न्यूक्लियस है उसका रेडियस मान लो हमने r माना। तो पहली बात तो हम ये अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं कि इनका जो शेप है वो स्फेरिकल है, स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल से डेविएट होती है शेप, पर यहाँ पे जो हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं उसके लिए अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं कि आपकी जो शेप है वो स्फेरिकल है। और दूसरी बात, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ठीक है।
तो इसमें नियर द सरफेस ऑफ द रेडियस डिक्रीज होती है, बट टू ड्राइव द फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं कि एक तो हमारी जो शेप है वो स्फेरिकल है, और दूसरा हम ये कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटली it is observed that nuclear density is almost constant. तो उसको अगर डिफाइन करें न्यूक्लियर डेंसिटी को, तो हमारी डेंसिटी आ गई एक तो हम कह सकते हैं वेरी हाई, जो कि कांस्टेंट है, इफ r इज लेस देन कैपिटल R. R यहाँ पे एक तरह से आप सेंटर से डिस्टेंस दे सकते हो R. तो अगर आपका जो वेरिएबल स्मॉल r है, अगर वो रेडियस से, जैसे हम रेडियस कह रहे हैं कि जहाँ तक डेंसिटी कांस्टेंट बहुत ज्यादा है वहां तक हम रेडियस कह रहे हैं, और उसके बाहर हमारी डेंसिटी वेरी स्मॉल है, या हम कहेंगे ऑलमोस्ट जीरो है, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियस ना के बराबर है, ऑलमोस्ट जीरो. तो उसे हम कह रहे हैं कि इफ r इज ग्रेटर देन कैपिटल R. तो हम जो फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे, तो हमने कहा कि डेंसिटी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे डेंसिटी की बात करें, वैसे तो डेंसिटी आपकी चार्ज डेंसिटी, मास डेंसिटी, नंबर डेंसिटी सभी कांस्टेंट होता है, पर यहाँ पे हम बात करें मास डेंसिटी की. तो मास डेंसिटी हमारी कांस्टेंट है, तो हम ये कहेंगे कि मास डेंसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड देयरफॉर मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो मास अपॉन वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया. तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं, और अब हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे r इक्वल टू r नॉट a रेज़ टू पावर 1/3 वाला. स्मॉल r इज ए वेरिएबल जो कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस है. स्मॉल r इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, एंड कैपिटल R इज रेडियस. तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चल रहे हैं. तो यहां से हमने कहा कि मास अपॉन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, एंड देयरफॉर वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मास. और ये किसका वॉल्यूम, किसका मास है, ये न्यूक्लियस का. इसे लिख लो आप, जिसका रह गया हो. तो ये न्यूक्लियर मास है और ये वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस है. तो मास अपॉन वॉल्यूम कांस्टेंट, हम कह सकते हैं वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मास. तो अगर वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मास है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब. इट इज प्रोपोर्शनल टू मास. मास कैसे निकालोगे, हम यहाँ पे ये मानेंगे कि मास ऑफ वन प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू लेट से m. तो यहाँ पे हमने लेट कर दिया m, ठीक है, क्योंकि दोनों का मास ऑलमोस्ट बराबर होता है. तो फिर मास ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकलेगा, तो मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, ऑलमोस्ट मास ऑफ वन न्यूक्लियन इनटू मास नंबर a, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मास, तो यानी कि मास की जगह हमने लिख दिया ma. तो यहां से आप कह सकते हो कि r इज प्रोपोर्शनल टू a रेज़ टू पावर 1/3, और इसको आप कह सकते हो r इज इक्वल टू सम कांस्टेंट r नॉट इनटू a रेज़ टू पावर 1/3. तो ये जो है आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो. अब यहाँ पे जो r नॉट है वो कांस्टेंट है, r नॉट इज कांस्टेंट. r नॉट का जो वैल्यू है वो डिफरेंट न्यूक्लियर के लिए डिफरेंट हो सकती है, और तभी आपका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच करेगी, क्योंकि ये तो थियोरेटिकली हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है, और थियोरेटिकल फॉर्मूला कोई जरूरी नहीं है कि वो सभी न्यूक्लियर के लिए सेम हो. उसके लिए हमें r नॉट को वेरी करना पड़ेगा. भाई यहाँ पे अगर मास ऑफ द न्यूक्लियस निकालना है, तो m हो गया मास ऑफ वन न्यूक्लियन, m इज मास ऑफ वन न्यूक्लियन. न्यूक्लियन का मतलब न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, और a है नंबर ऑफ न्यूक्लियंस यानी कि मास नंबर. तो यहां से आप टोटल, यानी कि आपके पूरे न्यूक्लियस में मान लो a न्यूक्लियंस हैं, तो अगर एक का पता है तो उसकी मल्टीप्लाई कर दो, मास ऑफ वन न्यूक्लियन की मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस में, तो ऑलमोस्ट आपको मास ऑफ द न्यूक्लियस मिल जाएगा. ठीक है, ये सब तो ये फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव हो गया r इक्वल टू r नॉट. तो r नॉट इज अ कांस्टेंट. r नॉट की वैल्यू वेरी हो सकती है, r नॉट की जो वैल्यू होगी वो हो सकती है 1.1 फेम्टोमीटर या फर्मी से लेके 1.5 फेम्टोमीटर तक. ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि अगर न्यूमेरिकल की बात करें, फॉर न्यूमेरिकल अगर आपको मान लो इसकी वैल्यू चाहिए r नॉट की और आपको नहीं दे रखी है, तो फॉर न्यूमेरिकल यूज्ड r नॉट इज इक्वल टू 1.2 फेम्टोमीटर. तो न्यूमेरिकल में आप 1.2 फेम्टोमीटर यूज कर लेना अगर आपको जरूरत पड़ रही है, और नहीं तो क्या करना है कि या तो उसने दे रखा होगा, मान लो उसने 1.3 कर दिया तो आपको फिर 1.3 यूज करना है. ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, तो मान लो हमें जो है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस निकालना है, तो कितना हो जाएगा, तो आप जो है r नॉट का फॉर्मूला अगर 1.2 फॉर्म में यूज करो
हाँ हाँ, चलो मैं इसे भी लिख देता हूँ। अगर आप न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियन का मतलब जो न्यूक्लियस के इनसाइड रिसाइड करते हैं। न्यूक्लियस का मतलब न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को हम एक साथ कह रहे हैं न्यूक्लियस। तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस, तो ये ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा? तो आप यहां से निकाल सकते हो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू आर नॉट ए रेज टू पावर 1/3। तो ये हो जाएगा 1.2 फर्मी, क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पे, मास नंबर की वैल्यू यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो आप इस तरह से किसी भी न्यूक्लियाई के लिए रेडियस निकाल सकते हो। जितना हैवियर, जितना लार्जर आपका न्यूक्लियाई होगा, उतना ही ज्यादा आपका रेडियस हो जाएगा। तो अब एक चीज मुझे आपसे पूछनी है, आप चैट में बताना कि आप जो बुकलेट है आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुकलेट, क्या वो आपको मिल गई है? अगर वो मिल गई हो तो मैं सिर्फ पेज नंबर बताऊं आपको कि पेज नंबर इस पे वाला क्वेश्चन करना है, और नहीं मिली हो तो फिर मैं क्वेश्चन लिखवाऊं। तो यहाँ पे लिख रहे हैं आप लोग, कुछ को मिली है कुछ को नहीं मिली है। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि कोई बात नहीं, तो जिनको, तो फिर मैं एक काम करता हूँ, अभी फिलहाल क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, नहीं तो फिर मैं पेज नंबर बोलता हूँ आपसे। तो कोई बात नहीं, अब मैं समझ गया कुछ को मिली कुछ को नहीं मिली है। तो अब क्वेश्चन लिख लेते हैं आज के लिए। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब हमें जो है ये एक नेट वाला क्वेश्चन करना है। तो आप ये क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ ए कॉपर 6429 nucleus is measured to be 4.8 10 raised to power minus 13 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है द रेडियस ऑफ ए Mg 2712 न्यूक्लियस कैन बी एस्टिमेटेड टू बी। इसके ऑप्शंस हैं 2.86 10 raised to power minus 13 सेंटीमीटर, ये आपका नेट जून 2011 का क्वेश्चन। एक मिनट में मैं भी पेज नंबर बोलता हूँ आपको, ये जो है कौन से पेज नंबर पे है। ये है पेज नंबर, जिनके पास बुकलेट उनके लिए ये है पेज नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इसका ए पार्ट, बी पार्ट हम बाद में करेंगे, इसका ए पार्ट। ठीक है, तो इसमें कैसे करना है? तो क्वेश्चन, तो इसमें देखो आपको पहले तो कॉपर की इंफॉर्मेशन दे दी है कि कॉपर न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो इतना है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर कॉपर का की इंफॉर्मेशन नहीं देते तो भी तो आप Mg का न्यूक्लियस निकाल लेते, लेकिन कॉपर की इंफॉर्मेशन क्यों दी है? तो अगर आपको रेडियस ऑफ Mg निकालना है तो भी आप निकाल लेते आर नॉट और 27 की पावर 1/3, और यहाँ पे आर नॉट की वैल्यू आप 1.2 फर्मी रख देते। लेकिन उन्होंने पहली इंफॉर्मेशन इसलिए दी है क्योंकि वो ये चाह रहे हैं, कि जो आर नॉट की वैल्यू जो आपने याद कर रखी है 1.2 फर्मी, आप उसे ना यूज करें। आप आर नॉट की वैल्यू जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन से निकालें और सेकंड में रखें। तो इसलिए जो आर कॉपर है वो जाएगा आर नॉट 64 रेज़्ड टू पावर 1/3, और अब जो है आप आर नॉट की वैल्यू कॉपर वाले से निकाल के फर्स्ट में रख दें, या दोनों को डिवाइड कर दें, आर नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम दोनों को डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा आर Mg ओवर आर कॉपर इज इक्वल टू 27/64। यह हम कह सकते हैं आर Mg इज इक्वल टू आर कॉपर इंटू 3/4, और आर कॉपर की वैल्यू है 4.8 10 raised to power minus 13 इंटू 3/4। तो यहाँ से आप जो है निकाल सकते हो, ये हो गया 1.2, तो यह जाएगा 3.6 10 raised to power minus 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में जो आपको क्वेश्चन करना है बुकलेट में है पेज नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 1, और ये है जेस्ट 2016। पेज 19 क्वेश्चन नंबर 1 जेस्ट 2016। ये क्वेश्चन क्या है? ये है द स्टेबल nucleus that has 1/3 the radius of 189 OS
न्यूक्लियस इज, ऑप्शंस हैं लिथियम 7, ऑक्सीजन 16, He4 एंड नाइट्रोजन 40। इसका आंसर बताओ क्या आएगा। आपसे कहा है कि ऐसा न्यूक्लियस निकालो जिसका रेडियस OS 189 का 1/3 टाइम्स हो। तो आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो तो रेडियस में है, लेकिन जो आंसर्स है वो आपके मास नंबर में है। तो और रेडियस और मास नंबर का रिलेशन आपको पता है। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि लेट न्यूक्लियस बी एक्स, जिसका मास नंबर मान लो ए है। तो हमें ये ए निकालना है, मास नंबर ए। और हमें दे रखा है कि रेडियस ऑफ दिस न्यूक्लियाई इज 1/3 टाइम्स द रेडियस ऑफ OS 189। तो यहां से आप रेडियस ऑफ एक्स निकालोगे, वो होगा R0 इंटू इसका मास नंबर की पावर 1/3, और ये है 1/3 इंटू ROS की वैल्यू है R0 इंटू इसका मास नंबर 189 इसकी पावर 1/3। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ से R0 से R0 कैंसिल हो गया, आपको निकालना है मास नंबर ए जो कि एक्स न्यूक्लियाई का है। तो इसको जो है इसका क्या करो, होल क्यूब कर दो, दोनों तरफ होल क्यूब कर दो, तो आपका 1/3 जो पावर है वो हट जाएगी। यहाँ पे है 1/3 189 रेज़ टू पावर 1/3, इसका भी होल क्यूब कर दो। तो जब क्यूब करेंगे तो आपका यहाँ पे तो बचेगा ए, और यहाँ पे है 1/3 का क्यूब, और यहाँ बचेगा 189। तो ये हो जाएगा 189/27। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 7 आ जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो गया लिथियम 7A। ठीक है, तो आप लोगों ने जिन्होंने भी आंसर लिखा है चैट में वो सबका सही है। स्टेबल न्यूक्लियस आप वो कह सकते हो जो है स्टेबल का मतलब जो रेडियोएक्टिव नहीं है, जो अनस्टेबल नहीं है, जो डीके नहीं हो रहा है, उसे स्टेबल कह रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं, अगर आपने लिख लिया हो तो ठीक है। स्टेबल न्यूक्लियस, मैं फिर से कह रहा हूं, स्टेबल न्यूक्लियस वो है जो रेडियोएक्टिव नहीं है, जो अनस्टेबल नहीं है, जो डीके नहीं हो रहा है, उसे स्टेबल कह रहे हैं। बस ये स्टेबल का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो मूव नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, वो है आपका पेज नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 6, और यह गेट 2008। ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दे रखा है एन ऑक्सीजन 16 न्यूक्लियस इज स्फेरिकल and has charge radius capital R and a volume V equal to 4/3 pi R cube। तो आपको ऑक्सीजन के लिए ये रेडियस और ये वॉल्यूम V दे दिया। अब क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशंस। एम्पेरिकल का मतलब जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, जो एक्सपेरिमेंट से आई है, उसे हम कहेंगे एम्पेरिकल। और सेमी एम्पेरिकल अगर कह देते हैं तो सेमी का मतलब उसमें एजम्पशंस भी इन्वॉल्व करती है। तो इसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशंस ऑफ द चार्ज रेडियस ऑफ द चार्ज रेडियाई द वॉल्यूम ऑफ द XE 12854 nucleus assumed to be spherical is। तो इसका आपको वॉल्यूम निकालना है XE 128 का। इसके ऑप्शंस हैं 8V, 2V, 6.75V एंड 1.89V। तो अगर ऑक्सीजन का वॉल्यूम कैपिटल V है तो XE 128 का वॉल्यूम कितना होगा, और दोनों को ही स्फेरिकल अज्यूम किया है, दोनों का वॉल्यूम जो है 4/3 पाई आर क्यूब है।
ये जो जिन्होंने 2 भी लिखा है वो गलत है, आप फिर से करो, क्या आंसर होगा? तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो कि हम कह रहे हैं V है, वो हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। अब आप आर की वैल्यू रखोगे तो आएगा 4/3 पाई, आर की जगह रखोगे, आर हो गया आपका आर नॉट ए रेज टू पावर 1/3, तो आर की जगह रख दो आर नॉट, तो हो जाएगा आर नॉट क्यूब इंटू ए। और ए कितना है इसका ऑक्सीजन का, तो ये हो गया V इक्वल टू 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू 16। ये तो आ गया आपका ऑक्सीजन के लिए। सिमिलरली हम बात करेंगे VXE की, तो VXE भी हो गया 4/3 पाई आर एक्स ई क्यूब यहाँ पे, ठीक है। तो आर एक्स ई, तो अब आर एक्स ई यानी रेडियस ऑफ एक्स ई को आप लिख दोगे आर नॉट का क्यूब इंटू इट्स मास नंबर। मास नंबर हो गया 128। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। दोनों को आप डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा VXE बाई V ऑक्सीजन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू 16, और ये हो जाएगा V/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू, नहीं सॉरी, ऊपर आएगा 128 क्योंकि ऊपर एक्स है, ऊपर 128 और नीचे 16, 128 और यहाँ पे 16। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 128/16 इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो कि V है, तो ये हो जाएगा 8V, क्योंकि V ऑक्सीजन को कोई वैल्यू V दे रखी है। इसका आंसर ए हो गया। तो ये हो गया हमारी रेडियस। अब हम बात करेंगे डेंसिटी की, न्यूक्लियर डेंसिटी। तो यहाँ पे हमने रेडियस भी निकाल लिया और यहाँ पे वॉल्यूम वाला क्वेश्चन निकाल लिया। अब हमें नेक्स्ट करना है न्यूक्लियर डेंसिटी। आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हो, आप पूछ रहे हो व्हाई वी डिवाइड, हमें डिवाइड क्यों किया? अरे हमने डिवाइड इसलिए किया कि ताकि आपके जो कांस्टेंट्स है वो कैंसिल हो जाए, ठीक है। या कांस्टेंट की वैल्यू आप फर्स्ट से निकालो दूसरे में रख दो, तो हमारे यहाँ पे कांस्टेंट कैंसिल हो गए ना, इसलिए डिवाइड कर दिया, ये कांस्टेंट कैंसिल हो गए। या इस कांस्टेंट की वैल्यू फर्स्ट से निकालो दूसरे में रख दो तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक। तो हम आगे चल रहे हैं। तो आप हेडिंग डालो न्यूक्लियर डेंसिटी। तो वैसे तो हम कह ही चुके हैं कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो कांस्टेंट होती है। न्यूक्लियर डेंसिटी इज कांस्टेंट एक्सेप्ट नियर द सरफेस ऑफ द न्यूक्लियर। तो यहाँ पे जो डेंसिटी कांस्टेंट की बात कर रहे हैं वो तीनों तरह की डेंसिटी कांस्टेंट होगी। यानी कि हम बात कर रहे हैं चाहे मास डेंसिटी हो, चाहे हमारी नंबर डेंसिटी हो, या हमारी चार्ज डेंसिटी। मास डेंसिटी का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अपॉन वॉल्यूम, और चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो ऑल थ्री आर कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मास डेंसिटी। तो मास डेंसिटी को हम डिनोट कर रहे हैं रो एम से। तो मास डेंसिटी होगी आपकी रो एम, मास ओवर वॉल्यूम। अब हम यहाँ पे ऑर्डर निकालना चाहेंगे, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मास डेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियस। तो हम फिर से कह रहे हैं कि अगर मान लो मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन जिसको हमने m माना था, उसकी वैल्यू कितनी थी, हमने लिखी थी 1.67 10⁻⁻27 kg। अब हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, व्हाट इज द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियर डेंसिटी, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे मास की। तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस कितना हो गया? मास ऑफ न्यूक्लियस हो गया आपका मास ऑफ वन न्यूक्लियन इंटू ए, ये हमने पहले भी किया था। और हमारा अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो और यहाँ पे जो है आर की वैल्यू अगर आप रखोगे तो ये आएगा पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। तो ये हमने वैल्यू रख दी, ये तो रख दिया एम ए, और ये हमने लिख दिया 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। तो यहाँ से आपका जो मास नंबर है वो कैंसिल हो जाएगा। यानी कि हम कहना चाह रहे हैं कि जो आपका डेंसिटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर ए हो गया। और अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर ए हो गया
तो आप कह सकते हो कि इट इज सेम फॉर ऑल द न्यूक्लियाई इररेस्पेक्टिव ऑफ मास नंबर। तो इसे हम ये हो गया आपका 3m अपॉन 4 पाई आर नॉट क्यूब। अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, 3 इंटू एम की वैल्यू 1.67 10⁻⁻27 और ये हो जाएगा 4 इंटू 3.14 इंटू आर नॉट की वैल्यू आप जो है 1.2 यूज कर लो, 1.2 फर्मी। और क्योंकि 1.2 फर्मी है तो आर नॉट की वैल्यू को अगर मीटर में लिखोगे तो 1.2 फर्मी को मीटर में लिखोगे तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर्स। हम मीटर में इसलिए लिख रहे हैं कि हम डेंसिटी को केजी पर मीटर क्यूब में निकालना चाह रहे हैं। तो ये हो गया आर नॉट की वैल्यू, तो इसका क्यूब कर दिया आपने। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.3, ये आएगा 2.3 10⁻17 केजी पर मीटर क्यूब। तो आप कह सकते हो कि मास डेंसिटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻17। तो इसका जो ऑर्डर है 10⁻17 का ऑर्डर होगा। ठीक है, तो आर नॉट की वैल्यू अभी जिन्होंने पूछा आर नॉट की वैल्यू हमने जो मैंने कहा कि अगर नहीं दे रखी है तो हम 1.2 यूज कर लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज डिफरेंट के लिए एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो डिफरेंट न्यूक्लियर के लिए आप जो है डिफरेंट यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली हमने जो है 10⁻17 निकाला। ठीक है, तो हमें ऑर्डर से मतलब है, उसके सामने मल्टीप्लाई में क्या है 2.3 है 1.3 है जो भी है वो तो डिपेंड करेगा, वो स्लाइटली वेरी हो सकता है फॉर डिफरेंट न्यूक्लियाई, बट ऑर्डर इज 10⁻17। तो आप देख सकते हो कि ये आपकी जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि न्यूक्लियर मैटर इज वेरी डेंस। ठीक है, आप कह सकते हो न्यूक्लियर मैटर इज हाईली डेंस। और ये इतना डेंस है कि ये पर मीटर क्यूब में इतना केजी मास है, यानी 1/1/1 का अगर आप क्यूब लो तो उसका मास कितना हो गया, उसका मास 100 केजी 1000 केजी इतना कम नहीं है। 1 के आगे 17 जीरो है, यानी कि उसे आप जो है छोटी मोटी क्रेन से भी आप उठा नहीं पाओगे, इतना हैवी है वो न्यूक्लियर मास। ठीक है, तो डेंस इतना हाईली डेंस है। अब जो है हम बात करेंगे अभी अब बस इसे कर लेते हैं, फिर टाइम होने वाला, फिर आप क्वेश्चन पूछ लेना, मैं फिर अनम्यूट के लिए अलाउ कर दूंगा, है ना। अभी बस थोड़ा सा और कर लेते हैं। अब हमें करना है नंबर डेंसिटी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं, नंबर डेंसिटी के लिए उसका ऑर्डर देखना है। इसका ऑर्डर आपको याद रखना है 10⁻17 का ऑर्डर है केजी पर मीटर क्यूब। तो नेक्स्ट स्लाइड है आपकी नंबर डेंसिटी, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं रो एन से। तो नंबर डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब जितना उसमें नंबर निकले उतना ही उसका कितना है मास नंबर। मास नंबर अपॉन वॉल्यूम, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। या फिर से आपका ए कैंसिल हो जाएगा और हम फिर से कह सकते हैं कि डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। ये हो जाएगा आपका 3/4 पाई आर नॉट क्यूब। अगर आप इसे निकालोगे तो ये आएगा 3/4 इंटू 3.14 इंटू 1.2 फर्मी। तो इसकी वैल्यू आएगी, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा आपका 10⁻44 का। तो ये ऑलमोस्ट आएगा 1.38 10⁻44 न्यूक्लियॉन्स पर यूनिट पर मीटर क्यूब। तो इसका जो ऑर्डर है 10⁻44 ये भी आपको याद रखना है। तो आप कह सकते हो कि बोथ मास डेंसिटी एंड नंबर डेंसिटी आर independent of A and is same for all nuclei। तो all nuclei के लिए ऑलमोस्ट सेम होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम रिलेशन निकालें मास डेंसिटी और नंबर डेंसिटी का। तो क्या रिलेशन आ गया, तो यहाँ पे हमें पता है कि जो आपका मास डेंसिटी है वो तो है आपका फॉर्मूला क्या आया था 3m ओवर ये जो 4/, अभी किसी ने पूछा कि 3 कैसे आया, ये 4/3 नीचे था ना, तो उस 3 को ऊपर ले गए। ठीक है, तो ये मतलब किसी ने पूछा कि m से 3m कैसे बन गया, तो जो नीचे वॉल्यूम का 4/3 है वो हम ऊपर ले गए, उसके लिए 3m हो गया। तो ये हो गया 3m 4 पाई आर नॉट क्यूब, जबकि हमारा नंबर डेंसिटी थी थ्री अपॉन 4 पाई आर नॉट क्यूब। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि आपका जो मास डेंसिटी है इट इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी इंटू एम। तो आपका जो मास डेंसिटी है उसका ऑर्डर हमारा हो गया 10⁻17 का, जो आपकी नंबर डेंसिटी है उसका ऑर्डर हो गया 10⁻44 का, और जो आपका मास है उसका ऑर्डर है 10⁻⁻27 का। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके आपका सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी नंबर डेंसिटी।
जहां तक बात है चार्ज डेंसिटी का, तो इसे लिख लिया हो तो हम एक चीज और लिख लें, चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी अलग चीज है, वहां पे आप इंडिपेंडेंट ऑफ ए नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो भी कांस्टेंट होती है। अरे मैं यही तो बता रहा हूँ, 3m कैसे आया, 3m जो आपका नीचे 4/3 है उसे आप ऊपर ले गए तो 3 बन गया, ठीक है। वॉल्यूम का जो 4/3 है उसे ऊपर ले गए तो 3m, तो 3 की मल्टीप्लाई हो गई m में। नंबर डेंसिटी में हमने m की मल्टीप्लाई नहीं करी, क्योंकि वहां पे हमें मास नहीं चाहिए, हमें जो है नंबर चाहिए, तो नंबर हमारा a है, a से कैंसिल हो गया, और जो 3 आ गया वो जो है 4/3 से 3 ऊपर चला गया, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट स्लाइड करना है, वो है, अभी क्वेश्चन आप पूछ लेना जब मैं अनम्यूट करवा, मतलब अलाउ कर दूंगा। अभी इसकी और बात कर लेते हैं, इसकी चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी को लेट से हम रो क्यू से डिनोट कर दें। तो चार्ज डेंसिटी आपकी हो जाएगी चार्ज ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो चार्ज जो होगा वो होगा एक तरह से जेड ई, और वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और अगर आप इसे लिखोगे तो यह जाएगा आपका 3 × ZE/4 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। तो हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि चार्ज डेंसिटी के केस में आपका प्रोपोर्शनल टू जेड अपॉन ए होगा, और ए से कैंसिल नहीं हो रहा है, यानी कि आपका जो मैग्नीट्यूड है वो हर एक न्यूक्लियाई के लिए डिफरेंट होगा, एंड दैट विल डिपेंड ऑन द रेशियो जेड अपॉन ए, लेकिन ये डेंसिटी कांस्टेंट होगी। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डेंसिटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट न्यूक्लियाई। डिफरेंट न्यूक्लियाई डिफरेंट क्यों है? क्योंकि सभी न्यूक्लियाई के लिए जेड अपॉन ए का रेशियो डिफरेंट होगा। डिफरेंट फॉर डिफरेंट न्यूक्लियाई डिपेंडिंग अपॉन जेड अपॉन ए रेशियो, बट इट इज ऑल्सो कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन ये कांस्टेंट होता है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं प्लॉट करूं तो कुछ आइडिया आपको दूं, तो मान लो किसी न्यूक्लियाई का तो चार्ज डेंसिटी ये है, ठीक है, किसी की हो सकता है ये हो, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है ये तो कांस्टेंट है ऑलमोस्ट, एक्सेप्ट नियर द सरफेस। तो किसी ने पूछा था नियर द सरफेस का मतलब क्या है, तो सरफेस के पास डेंसिटी जो है, मतलब आपकी डेंसिटी इस तरह से नहीं है कि एक्जैक्टली एकदम जीरो हो जाएगी, रेडियस पे एकदम जीरो नहीं होगी, रेडियस के पास यानी कि नियर द सरफेस वो जो है धीरे धीरे कम होगी, और उसके फॉर्मूले पे भी हम आएंगे, ये इसका भी फॉर्मूला है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपकी चार्ज डेंसिटी है वो है तो कांस्टेंट, बट चार्ज डेंसिटी जो है वो उसका मैग्नीट्यूड डिफर कर सकता है फॉर डिफरेंट न्यूक्लियाई, किसी का ज्यादा किसी का कम। लेकिन अगर हम बात करें मास डेंसिटी की या नंबर डेंसिटी की, तो उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर है, उनका जो है मैग्नीट्यूड भी बराबर है ऑलमोस्ट। लेकिन रेडियस सबका डिफरेंट होगा डिपेंडिंग ऑन ए, इसीलिए रेडियस सबका डिफरेंट है, किसी का रेडियस यहाँ पे R1 है, किसी का R2 है, किसी का R3 है, लेकिन मैग्नीट्यूड ही सेम। तो कांस्टेंट तो खैर सभी है, लेकिन मास डेंसिटी के केस में मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेकिन चार्ज डेंसिटी के केस में मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो कांस्टेंट, बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड फॉर डिफरेंट न्यूक्लियाई। तो ये इस तरह से कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना करते हैं, और अब जो है अब एक चीज और मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आप जो है कोई भी क्लास मिस नहीं करना। घर पे आप होमवर्क कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, एक दिन का पढ़ाया हुआ कवर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, वो तो अलग बात है, वैसे करना चाहिए, लेकिन कम से कम क्लास में जो है आपको आना, क्लास जो आपकी मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वो धीरे धीरे आपका जो है सिलेबस कवर होता चला जाएगा, और आपको जो गोल्स हैं वो मतलब डे टू डे बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि आप 5 महीने के गोल बना लो, 5 महीने का टाइम टेबल कर लो कि हमें ये पढ़ना है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। आपको डे टू डे गोल बनाना है कि आज हमें जो पढ़ाया गया वो कंप्लीट करना है। तो कल आने से पहले, नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आप आज का पढ़ के आएंगे तो ही फायदा होगा, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे कवर करना है, और जैसे जैसे पिछला सिलेबस होता चला जाएगा उसका रिवीजन के लिए भी आपको टाइम स्पेसिफिक मतलब आपको रखना है, ठीक है। तो अब जो है मैंने आपको अलाउ कर दिया, तो आप बारी बारी से कोई क्वेश्चन होगा आप पूछ सकते हो। स्लाइड देना शुरू से स्लाइड पता नहीं है, नहीं आप, हाँ हेलो सर फर्स्ट स्लाइड थोड़ा ओपन कर सकते हैं क्या, थोड़ा डाउट है। फर्स्ट स्लाइड आपकी ये थी, ये है फर्स्ट स्लाइड। सर इसमें मतलब हुआ है इलेक्ट्रॉन का जो मास है c स्क्वायर को अपन लेफ्ट साइड में ले जाएं तो वो एक एनर्जी बन जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन का। सर ये ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है सर। जैसे अपन 12 ग्राम का कार्बन हो गया 1 मोल, उसमें तो 6 इंटू 0.62 हाँ इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स इसमें रहते हैं। हाँ ये तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी हो जाएगा ना। तो फिर सर ये इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब कि कैसे कहाँ पर अपन समझ सकते हैं इसको ऐसा टाइप से, क्योंकि ये खुद ही एक इलेक्ट्रॉन का इतना एनर्जी है, और फिर उतना मतलब कि 10 टू पावर 22 इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कैसे, मतलब कैसे समझेंगे कहाँ पर गया वो एनर्जी। देखिए
ऐसा है कि आपको एमबी में ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन आप अगर एटॉमिक मास यूनिट में बात करें तो उसका मास कितना कम है, 0.000548। ठीक है, तो ये तो जो है इसका फर्क है कि यूनिट का। अगर आप इसको जूल में कन्वर्ट करें तो आपको बहुत कम नजर आएगी। ठीक है, और अगर प्रोटॉन की बात करें तो फिर 938 ऑलमोस्ट 1000 एमबी है, तो आपको लगेगा 1000 तो बहुत भी ज्यादा है। ठीक है, तो ये तो यूनिट पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूनिट देख रहे हो। ठीक, अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात करने लगो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10 की पावर 6 की और मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपको लगेगा ये तो जो है 10 की पावर 6 की एनर्जी हो गई। तो ऐसा नहीं है, इसका मास कम है तो उसकी एनर्जी कम है, प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो उसकी एनर्जी 938 हो गई। ठीक है, सर इसमें सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस वजह से ज्यादा है। सी स्क्वायर की मल्टीप्लाई तो हमें करनी है, एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो मास में सी स्क्वायर की मल्टीप्लाई तो सबने करनी होती है। ओके सर एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में डिफरेंस क्या है? ये तो मैंने आपको बताया कि जो एटॉमिक मास है वो हर एक आइसोटोप का डिफरेंट होगा डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ओके लेकिन एटॉमिक वेट सबका एवरेज है। ओके सर आपने एक बताया ना हाँ सर, वो न्यूक्लियर मैटर इज हाईली डेंस। हाँ, तो सर एक्चुअल प्रैक्टिकली तो हमें ऐसा नहीं लगता सर, क्योंकि हम तो बहुत सारे हेवी ऑब्जेक्ट्स उठाते हैं। सर ये थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए सर। सर आपने बोला कि 1 मीटर क्यूब में इतना सारा वजन होता है। लेकिन हमारा जो अर्थ क्रस्ट है, जो भी सब्सटेंस है, वो सारा का सारा न्यूक्लियस से मिलकर नहीं बना ना। मेरा मतलब वो उसमें चारों तरफ जो है आपने इलेक्ट्रॉन्स भी रिवॉल्व कर रहे हैं, उसके बीच में गैप भी है। ठीक है, लेकिन अगर हम बिल्कुल एग्जैक्टली सबको बिल्कुल न्यूक्लियस से बना दे, न्यूक्लियर मैटर से मतलब, तो फिर वो जो है हाईली डेंस हो जाएगा। हम यहाँ पे क्योंकि बीच में जो है गैप है, बीच में सब खाली है, इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं ज्यादातर अमाउंट तो खाली है। ठीक है, तो उसका मतलब यह है कि अगर हम उस गैप को फिल कर दे और सबको बिल्कुल न्यूक्लियर मैटर से फिल कर दे, तब वो इतना भारी हो जाएगा। ओके थैंक यू। हेलो सर। हाँ, सर 10 जनवरी वाले बैच में कंटिन्यू चलेगा सर? कौन से वाले बैच में? 10 जनवरी वाले में सर। एक्चुअली ऐसा है कि ये 10 जनवरी वाला देखो माइंड सेटअप हो जाएगा सर कि न्यूक्लियर पढ़ना है तो फिर उस हिसाब से। देखो आप जो है मैनेजमेंट से बात करो कि अब जो है कौन सी बुक चलेगी। दिक्कत क्या होती है ना, दिक्कत ये होती है कि स्टूडेंट्स जो है बीच बीच में जुड़ जाते हैं, तो पता चला उनका पिछला वाला छूट गया, ऐसे हो गया। तो अब जो है वो मैनेज कैसे होगा? जैसे एक बैच चला था 10 दिसंबर से और एक चला है 10 जनवरी से, तो कुछ में तो दोनों एक साथ चलेंगी जिनमें बुक नहीं हुई है, और कुछ में अलग अलग चल सकती है। तो वो मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, लेकिन फिलहाल अभी दोनों बैच का, दिसंबर वाले का और जनवरी वाले का, एक मेरी 1-1 क्लास हुई थी, तो उन दोनों का सिलेबस बराबर है, तो उन दोनों का एक साथ चल सकता है। ठीक है, जिनमें सिलेबस डिफरेंट होगा सकता है अलग चले। तो इस तरह से आप मैनेजमेंट से पूछ लेना, तो मुझे लगता है कि अब शायद न्यूक्लियर फिजिक्स कंटिन्यू रहे। कंटिन्यू ओके Sir, can you explain slide number 5? इसमें आपको क्वेश्चन क्या है? डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्वेश्चन है या क्या है? हाँ सर वही। देखिए इसमें क्या है कि जैसे मैंने कहा कि अगर वो उसका ज्यादा वेवलेंथ होगा तो वो जो है उस तरह से स्ट्राइक नहीं कर पाएगा, उस तरह से उसमें एनर्जी जो है कंट्रीब्यूट नहीं होगी। तो जितनी कम वेवलेंथ होगी उसके करस्पॉन्डिंग, जैसे हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ का हमें जो है h/p पता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा उसका वेवलेंथ होगा उतने कम मोमेंटम होगा। ठीक, तो वो जो है उस तरह से उस एरिया को कवर नहीं कर पाएगा। अगर आपको पूरा मान लो आपको यहाँ से यहाँ तक कवर करना है, पूरे डायमीटर को कवर करना है, पूरे रेडियस को कवर करना है, तो आपका जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ इतनी होनी चाहिए जितना इसका रेडियस है, डायमीटर है। अगर आपको इसका भी स्मॉल अमाउंट कवर करना है, न्यूक्लियस के भी इनसाइड मान लो इतना कवर करना है, तो फिर आपको जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ कम वाली करनी पड़ेगी। और अगर आपको इससे भी ज्यादा अमाउंट कवर करना है, फॉर एग्जाम्पल पूरा आपके पास कोई सैंपल है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई है, तो फिर अगर यहाँ से यहाँ तक कवर करना है, जैसे मान लो हम बात करें सॉलिड स्टेट की, उसमें इंटरप्लेनर स्पेसिंग की, तो फिर आपको इतना चाहिए जिसमें आपके पूरा सब्सटेंस मान लो अगर 1 मिलीमीटर का वो है तो 1 मिलीमीटर उसका करीब वेवलेंथ आ जाए। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन से देखा गया कि अगर आप डिफरेंट डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी तो आपका जो है डिफरेंट आपका जो वो है जो कैलकुलेशन है वो डिफरेंट आएगी। तो वो जो है फिर ये देखा गया कि जितना एरिया जितना वॉल्यूम कवर करना है उतना ही आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ होनी चाहिए। सर इसमें ये जो वेवलेंथ है सर इसको ये स्ट्राइक ही करती है, तो इसमें सर इसके जो तो इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हमें, जहाँ जितना स्ट्राइक करेगा, जितने इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी उतना ही सर इसके पूरे सरफेस पे वो कवर करती है क्या सर, या फिर इसके अंदर से तो होके ही नहीं जा सकती मेरे हिसाब से? या सर डिफ्रैक्शन पैटर्न देखते हैं। हाँ बिल्कुल, हम डिफ्रैक्शन पैटर्न ही देखेंगे, ये बिल्कुल सही बात है कि डिफ्रैक्शन पैटर्न आएगा। नो सर आप ये कह रहे हो ना कि जैसे वेवलेंथ ज्यादा होगी, जैसे बॉक्स वाला एग्जांपल दिया आपने, तो ये सर पूरे सरफेस को कवर करेगी या फिर ये एक पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी? अगर पॉइंट पे स्ट्राइक करवानी है इसमें भी हम डिफरेंट एंगल्स पे कर लेंगे। डिफरेंट मतलब आपने यहाँ से किया, आपने इस तरफ से किया, तो डिफरेंट एंगल से डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आएगी। लेकिन जितनी डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी उसकी उतना ही उसका साइज को कवर करेगा, उससे ज्यादा वो नहीं कर पाएगा। हाँ सर, कैन यू एक्सप्लेन एनर्जी मास रिलेशन, द सिग्निफिकेंस ऑफ एनर्जी मास रिलेशन में तो सिंपल E = mc² होता है। हाँ, और वो मतलब उसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस तो यही है कि आपकी मास से एनर्जी और एनर्जी से मास कन्वर्ट हो सकता है। तो जैसे न्यूक्लियर में अगर बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्शन हो, चाहे न्यूक्लियर फ्यूजन हो, चाहे आपको रेडियो एक्टिविटी हो, सभी में एनर्जी रिलीज हो रही है या एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है। तो उसमें जो है जब हम जैसे मान लो न्यूक्लियर फिजन ही है तो उसमें जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया।
ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम एनर्जी निकाल सकते हैं बाई डिफरेंट रिलेशन। जैसे बाइंडिंग एनर्जी भी यही है, बाइंडिंग एनर्जी में भी जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में जो इम्पोर्टेंस नहीं, उसमें यही इंपॉर्टेंस है ना कि आप मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, आप उसको यूजफुल पर्पस के लिए ले सकते हो। एटॉमिक मतलब बम और न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह में ये यूज। हाँ हाँ, ये सब उसके एप्लीकेशन है, और आप किसी भी मास को एनर्जी में कन्वर्ट करके उसका यूज कर सकते हो, डिस्ट्रक्टिव हो या कंस्ट्रक्टिव, जो भी करना चाहो। सर एक बार सारी स्लाइड शो Okay, कर sir. देना सर। सर इसमें ये प्रोबिंग पार्टिकल का क्या मतलब है? मतलब आप जो इंसिडेंट पार्टिकल कर रहे हो उसे आप चाहे इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट कर सकते हो, आप प्रोटॉन कर सकते हो, आप जो है न्यूट्रॉन कर सकते हो, आप फोटोन कर सकते हो, आप अल्फा पार्टिकल कर सकते हो, आप न्यूट्रॉन कर सकते हो। तो डिफरेंट पार्टिकल्स डिफरेंट रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि डिफरेंट पार्टिकल्स का डी ब्रोगली वेवलेंथ डिफरेंट होगी, और डिफरेंट पार्टिकल्स का चार्ज भी डिफरेंट है। तो उसमें अगर आप न्यूट्रल पार्टिकल इंसिडेंट कर दोगे फॉर एग्जांपल फोटोन, तो वो अलग रिजल्ट देगा। उसमें जो है आप मान लो इलेक्ट्रॉन कर दोगे तो उसका चार्ज अलग है और उसका मास भी डिफरेंट है, तो वो अलग रिजल्ट देगा। हैवी न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल कर दोगे तो उसका रिजल्ट अलग आएगा, क्योंकि उसमें चार्ज तो है ही, साथ में मास भी हैवी है, तो सबसे ऑब्जर्वेशन डिफरेंट आएंगे। सर एक जो बाइंडिंग एनर्जी वाला बताया था सर आपने कि भाई एटॉमिक मास निकालते हैं तो उसमें बाइंडिंग एनर्जी माइनस करनी पड़ेगी। तो हाँ। तो उसमें सर हम कौन सा मास लेते हैं वैसे? जैसे बाउंड है एटम, तो हम कंसीडर कौन सा मास करेंगे कि भाई बाइंडिंग एनर्जी माइनस करके करें या फिर जो बाउंडेड मास है उसी का कंसीडर करें? देखिए, बाइंडिंग एनर्जी अभी पढ़ाई नहीं है, तो बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी की बात करें, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ये बाइंडिंग एनर्जी होती है। आपके पास कोई न्यूक्लियस है, उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, आपने बाहर से एनर्जी दी जिसे हम कह रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी, और आपका जो न्यूक्लियस है वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में टूट गया, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हुई? बाइंडिंग एनर्जी वो हुई जिसने इसे जो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन को अलग अलग कर दिया, ठीक है। हाँ तो सर। अब हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस था, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये एक स्टेबल एंटिटी थी, और स्टेबल थी, तो इसका मतलब इसकी जो एनर्जी थी वो कम थी, या ऐसे कह लो कि इसका जो मास है वो स्मॉल था, मास कम था। ओके सर। लेकिन जब आपने इसको अनस्टेबल कर दिया, इस सिस्टम को अनस्टेबल कर दिया, तो आपने उसकी एनर्जी बढ़ा दी, क्योंकि आपने बाहर से एनर्जी दी तो ऑब्वियसली एनर्जी बढ़ गई। हाँ सर। तो एनर्जी बढ़ा दी, अब एनर्जी बढ़ा दी तो उसके इक्विवेलेंट मास भी बढ़ा दिया, उसके इक्विवेलेंट मास भी बढ़ा दिया है। तो इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमें लग रहा था कि अगर हम देखो, मान लो आप 1 kg ऑरेंज लेने गए बाजार में, और 1 kg में 5 ऑरेंजेस आपके पास हैं, और आपको लगता है कि अगर चाहे आप पांचों को एक साथ वे करो, चाहे पांचों को अलग अलग करके ऐड कर दो, तो दोनों का वेट बराबर आएगा, आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स में ऐसा नहीं है। अगर आप कंबाइंड न्यूक्लियस का मास करोगे तो वो कम आएगा, क्योंकि वो स्टेबल, उसकी एनर्जी कम है, उसका इक्विवेलेंट मास कम है। लेकिन उसे आपने अलग अलग कर दिया तो वो आपने अनस्टेबल कर दिया, एनर्जी बढ़ा दी, तो उसका मास बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका कंबाइंड न्यूक्लियर मास है उसके मुकाबले जो आपके अलग अलग न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास, इसका एडिशन है, वो ज्यादा है। तो इसको कहते हैं मास डिफेक्ट। बाइंडिंग एनर्जी होती है मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। मास डिफेक्ट होता है इनका डिफरेंस, अलग अलग मासेस ऑफ द प्रोटॉन्स, अलग अलग मासेस ऑफ द न्यूट्रॉन्स का जो मास होगा वो कंबाइंड न्यूक्लियर मास से ज्यादा होगा। इस डिफरेंस को कह दिया मास डिफेक्ट, और सी स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दी, तो उस मास डिफेक्ट को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ये होगी बाइंडिंग एनर्जी। सर जेस्ट एग्जाम के बारे में एक आइडिया बता दीजिए, जेस्ट और टिफर के बारे में। देखिए, जेस्ट और टिफर का अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर फिजिक्स का एक ही क्वेश्चन आएगा, एक या दो भी आ सकते हैं, इन जनरल तो एक ही आएगा, और वो किसी भी टॉपिक से आ जाता है। उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि वो एलिमेंट्री पार्टिकल से आएगा या वो किससे आएगा। सर